इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट और एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सिंपली हम यही कह सकते हैं जो भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं पेन का, मैं पेन क्या कर सकता हूँ, पेन को मैं स्केल की मदद से नाप दूंगा, 12 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कोई कबर्ड है, टेबल है, चेयर है, मैं सब चीज को नाप सकता हूँ। तो ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन ऐसी भी चीज होंगी जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। वो कौन कौन सी चीज है, जैसे कि लव, केयर, इन सब चीजों को आप नाप नहीं सकते। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ कि टाइप्स कितने तरीके की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। एक एक करके हम इन सब चीजों को समझते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है अपने आप को पूरा करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है लेंथ। ऐसा नहीं है कि लेंथ का कोई फॉर्मूला होता हो, है ना, हमने स्केल ली, नाप ली और लेंथ लिख दी। ऐसा तो नहीं है कि हमने लेंथ निकालने के लिए पहले नापा, फिर दूसरे सब्सटेंस से नापा, फिर दूसरे सब्सटेंस से माइनस करके फिर इसको निकाला, या फिर इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, सिंपली, है ना, इसका कोई सिंपल मतलब फॉर्मूला है नहीं, बस इसको नापना है और इसका आंसर यहाँ पे लिखना है। टेम्परेचर क्या करेंगे, थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर में जो रीडिंग आई वो लिख दी यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनको हमें मेजर करने के लिए किसी भी चीज की या किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मूल की बात कर रहा है ये 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, इनको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में क्या होता है, दीज आर दोज क्वांटिटीज विच इज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती हैं, अपना कैसे बनती हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर, यानी कि उनकी मदद से ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं। कैसे, एग्जांपल लेते हैं स्पीड का। स्पीड क्या है, एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी क्या कैसे बनता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो, डिस्टेंस और टाइम की जरूरत पड़ी इसको, है ना। ऐसे नहीं आप स्पीड कैसे निकाल लोगे कि जो रीडिंग आ रही है वो निकालो, नहीं, कितना आपने डिस्टेंस कवर करा अपॉन में उसका टाइम करोगे, फिर उसको सॉल्व करने के बाद फिर आएगी आपकी स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे वहां पर देखो, इसलिए इसका है ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी आप सिंपली याद रख सकते हो कि जिस चीज के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है तो वो होती है हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जिस चीज के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है वो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एग्जांपल देख लेते हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मास अपॉन टाइम। तो ये सब क्या है, यहाँ पर इन सब के फॉर्मूले लिखे हैं, इसलिए ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज में आ रही हैं। मास क्या है, देखो मास हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो मास क्या हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ड्राइव क्वांटिटी में क्या लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही ड्राइव क्वांटिटी बनती है। यानी कि मास और टाइम दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर इन दोनों को अपॉन में रखोगे तो ये फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। तो फोर्स क्या हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो इसी के साथ हमने फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटी समझ लिया। और देख लेते हैं, जैसे कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, पावर इक्वल टू वर्क मल्टीप्लाई में टाइम। तो ये सब क्या है, और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के। अब हम बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। इट इज अ स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नापने के लिए। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 10, ठीक है, तो अगर मैं 10 के पीछे कुछ नहीं लाऊंगा, यानी कि सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, मीटर में बोल रहा हूँ, तो इंसान कैसे समझेगा कि ये किस चीज की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं ये ब्रिज 10 है, ठीक है, तो 10 का मतलब क्या होगा, वो समझ सकता है ये ब्रिज 10 तरीके के और हैं ब्रिज यहाँ पर। ये ब्रिज 10 सेंटीमीटर का है, 10 मीटर का है, 10 किलोमीटर का है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा, यूनिट की मदद से ही हमें उसको पता चलेगा कि मैं आखिरकार उससे कहना क्या चाह रहा हूँ। यूनिट के भी यहाँ पर होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या क्या होते हैं, CGS होता है, MKS सिस्टम होता है, और एक होता है FPS। तीनों को हम समझ लेते हैं। CGS में क्या होता है, देखो, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड।
यानी कि जो भी लेंथ होगी उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। एम केस में क्या होगा, एम यानी कि मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड, यानी कि लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को केजी में नापेंगे, टाइम को सेकंड में नापेंगे। तो देखो आपने बहुत बार देखा होगा हर डेफिनेशन के बाद यहाँ पर सीजीएस यूनिट इज ये, एम केस यूनिट इज ये, तो वो क्या लिखे होते हैं, सेंटीमीटर में जब उनको बताना होता है तो सीजीएस लिख देते हैं, जब सेंटीमीटर में लेंथ हो, ग्राम मास क्या दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, और टाइम सेकंड में हो तो वो बोलते हैं सीजीएस यूनिट इसकी ये है। एम केस यूनिट वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मीटर और केजी में और सेकंड में, तब वो क्या करते हैं, एम केस यूनिट इसकी ये है। ऐसे आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसलिए बन गया फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है, ऐसे ही अब हम देख लेते हैं और भी ऐसा यूनिट सिस्टम। ऐसा यूनिट सिस्टम जैसे कि ये हमें दे रखी है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज दे रखी है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा है पहला लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, उसका सिंबल होता है एम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, उसका सिंबल होता है एस। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, उसका सिंबल होता है केजी। टेम्परेचर का यूनिट होती है केल्विन, उसका सिंबल होता है के। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, उसका सिंबल होता है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब यानी कि यूनिट होती है उसकी मोल, और उसका सिंबल भी मोल ही होता है। यूज ऑफ फिजिक्स, देखो फिजिक्स का हम फिजिक्स यूज क्यों करते हैं। देखो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में आप देखोगे रूल्स ही लिखे होते हैं। फिजिक्स में क्या है, रूल्स लिखे हैं, और हम इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे रूल दे रखा है, रूल तो हमने पढ़ लिया, इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम उसको चीजों पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर आपको और एग्जाम्पल दे रखे हैं ड्राइव्ड यूनिट के, जैसे कि स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है एम अपॉन में एस, मीटर पर सेकंड अपॉन में एस। तो देखो ये क्या है, ये सब देखो हमने अभी पढ़ा था एम के एस, सीजीएस, ये सब पढ़ के हम आए हैं। तो लेंथ को हम मीटर में नाप रहे हैं, टाइम को हम सेकंड में ले रहे हैं, तो ये किस में होगा, सीजीएस में होगा कि एम के एस में होगा, सीजीएस में होगा, क्योंकि मीटर में है ना। एम के एस में क्या होता है, के फॉर केजी, एम फॉर मास, एस फॉर सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड का देखो ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा कि इसका बताने के लिए इसकी यूनिट है ये, ठीक है, इसकी यूनिट है। तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, तो देख सकते हो एमकेएस में दे रखा है एम फॉर मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकंड। तो एम अब मीटर पर सेकंड क्या होगा, एमकेएस यूनिट है इसकी। तो इसी के साथ ये सब इसकी यूनिट दे रखी है। अब हम इसके आगे देखेंगे डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हो। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन, इसकी यहाँ पर यूनिट भी दे रखी है। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस में बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। यानी कि एल, लेंथ का सिंबल क्या है, एल है, मास का सिंबल क्या है, एम है, टी का सिंबल क्या है, टी। यानी कि पहला अक्षर जो है वो उसका सिंबल है। अब देखो, अब यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, स्पीड इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इसको डायमेंशंस में लिखो, डायमेंशंस में कैसे लिखोगे, लेंथ क्या है, लेंथ एल है, लेंथ एल, टाइम टी। देखो ये टी लिखा है नीचे, ठीक है, तो अगर ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन लग जाता है, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही तो है, तो इसको हम एल लिखेंगे, टाइम को टी लिखेंगे, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन लग जाता है ऊपर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, देखो अभी हमने वेलोसिटी निकाली है, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस 1, तो एल टी माइनस 1 हमने ऊपर लिखा, टाइम का टी लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहले से माइनस 1 है, एक और टी जाएगा तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। तो मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन क्या होता है, मास का हो गया एम, एक्सेलरेशन अभी हमने ऊपर निकाला है, एल टी माइनस 2 होता है, तो एल टी माइनस 2 लिखा, तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2। वर्क इक्वल टू फोर्स
डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स का भी हमने ऊपर निकाला है MLT-2, तो मैंने MLT-2 लिख दिया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही होती है, तो हम L लिखेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा ML-2 T-2, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा इसको। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क क्या है, देखो वर्क हमने अभी अभी निकाला है, इसकी डायमेंशंस ML2 T-2 ये है, तो मैं ऊपर वो लिख दूंगा, टाइम T लिख दूंगा, यानी कि -2 जो यहाँ पे लिखा है अभी यहाँ पर -3 हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, ऊपर हमने डायमेंशंस निकाली थी, मतलब डायमेंशन आई थी LT-1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा LT-1, तो क्या होगा MLT-1। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसकी डायमेंशंस हम निकालना सीख गए हैं। अब जैसे कि आपने फॉर्मूला देखा होगा, बहुत सारे फॉर्मूले देखे होंगे, अब आप उन सबकी डायमेंशंस निकाल के देख सकते हो। अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब देखो इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, m ही लिख देंगे, g यानी कि ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, उसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वही इसमें कर देंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन का देखूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो यहाँ पर देखो उसका फॉर्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है इसकी, LT-2। तो LT-2 को ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा LT-2, यहाँ पर ये 2 आएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा L। MGH, H क्या है, लेंथ, तो ये हाइट भी एक लेंथ ही तो है, तो इसको लिख दूंगा मैं L। तो यहाँ पर देखो M का M, L यहाँ पर 2 है, देखो यहाँ पर 2 L है, इसलिए यहाँ पर 2 L लिख दिए, T-2, तो ये T-2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देख सकते हो आप, बिल्कुल ईजी है इसकी डायमेंशंस निकालना, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एड और सब्ट्रैक्टेड विच आर डायमेंशनली सेम। तो वो देख सकते हैं यहाँ पर, अब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रहे हैं हम। तो जैसे कि हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है V = U + AT। अब मैंने आपसे कहा था आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो क्या वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, लेकिन इसको बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, तो वेलोसिटी है, V फॉर वेलोसिटी है ना, तो एक इनिशियल वेलोसिटी है, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो लेकिन वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला दोनों पे लगाया जाएगा। LT-1 मतलब डायमेंशंस इनकी लिखी जाएंगी, LT-1 प्लस AT। A का क्या है, A यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या था, LT-2, और T फॉर टाइम। जब इसको सॉल्व करोगे तब देख सकते हो ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी, है ना। तो यानी कि अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये फॉर्मूला सही है, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं हम इसको यूज करते हैं तो सही होगा, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तब दोनों क्या होगा, सेम आएंगे आंसर। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखो यहाँ पर दोबारा वही फॉर्मूला दे रखा है, इसको हम यूज अब नहीं करेंगे। अब हम करते हैं F = ma। F = ma क्या होता है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशंस क्या होती है, MLT-2। MLT-2 = M फॉर मास, M, A फॉर एक्सेलरेशन, LT-2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो M का M, L का L, T-2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो फोर्स इक्वल टू M ही होता है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो चेक। अब आप देख सकते हो, आप जाओ बुक देखो और उसमें देखो कौन कौन से फॉर्मूले जो आपको चेक करने हैं। वैसे बुक में जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो सब सही होंगे, और आप चेक भी कर सकते हो मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अब होता है फोर्स = mv² अपॉन में r। तो देखो फोर्स की डायमेंशन मैंने लिख दी MLT-2, M फॉर मास, v² यानी कि LT-1 जो है इसका स्क्वायर करना है, अपॉन में r भी क्या है, रेडियस फॉर लेंथ ही तो होती है, तो L लिखेंगे इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके आंसर इक्वल ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो M का M इक्वल लिख दिया, इसका स्क्वायर होता तो L² T-2 अपॉन में L। जब इसको तो एज इट इज लिखते जाएंगे यहाँ पर, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे यानी कि L से एक L कट जाएगा, यानी कि 2 था ना ऊपर, L2, तो एक L से एक L कट गया, तो क्या बचेगा MLT-2। तो दोनों देख सकते हो इक्वल है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा सही है। तो इसी के साथ हमने क्या करा, देख सकते हो यहाँ पर सब फॉर्मूले हमने चेक कर लिए हैं, आप और भी फॉर्मूले चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।